स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। चर्चा करेंगे विंध्य से किसका विकास। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि ये जो राग अलापा गया है नारायण त्रिपाठी का, ये बहुत पहले से चला आ रहा है और बहुत सारी बातें इस बीच निकल कर आई थी, लेकिन विरोध हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया इस पे दी नहीं, एक साइड लाइन में रख दिया था, लेकिन फिर भी उनके सुर नहीं बदले। वो अपनी जिद पर, अपनी मांग पर अब भी अड़े हुए हैं। कहना उनका ऐसा ही है। 2-3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं कि आखिर ये अलग क्यों चाहते हैं। विंध्य का विकास क्या अलग राज्य बनाने से हो जाएगा? सबसे बड़ी बात कि क्या वाकई विकास के बजाय राज्य बनाने की सियासत है, कुछ और है? क्या करना चाहते हैं और इस तरह की बातें कितनी सही है? आगे क्या होगा, हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं कि क्या कुछ कहना है नारायण त्रिपाठी का। ये विंध्य का मुद्दा विंध्य प्रदेश का है। विंध्य क्षेत्र के एक आदमी का है। विंध्य प्रदेश का जो मामला है, विंध्य प्रदेश की भावनाओं का मामला है। हर आदमी की भावना है, हर आदमी चाहता है कि विंध्य प्रदेश हमारा जो था वो मिलना चाहिए। ये विंध्य का मुद्दा विंध्य प्रदेश का है। विंध्य क्षेत्र के एक आदमी का है। विंध्य प्रदेश का जो मामला है, विंध्य प्रदेश की भावनाओं का मामला है। हर आदमी की भावना है, हर आदमी चाहता है कि विंध्य प्रदेश हमारा जो था वो मिलना चाहिए। विंध्य के लोगों की बात हो रही है, भावनाओं की बात हो रही है। भावनाओं को जोड़कर क्या वाकई सियासत करना चाहते हैं या कुछ और है, या ऐसा वाकई होना चाहिए? इससे होगा क्या? क्या वहां के लोग अभी खुश नहीं हैं? क्या वहां की जो भूमि है या वहां की जो राजनीतिक स्थितियां, परिस्थितियां हैं, वो ठीक नहीं है कि आखिरकार अलग से बना दिया जाए? क्या वहां के लोगों का विकास नहीं हो रहा है? इन सब चीजों के बाद आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी को उन्होंने पत्र भी लिखा है। आगे क्या होगा, क्या मकसद है, यह ऐसे ही चलता रहेगा या इसके पीछे वाकई कुछ और है? विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टूडियो में कई मेहमान हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दे। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ चेतन सिंह जी हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता दीपचंद यादव जी हमारे साथ हैं। दीपचंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ हैं राजेश सिरोठिया जी। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले चेतन जी आपसे करना चाहती हूं, और आपसे शुरुआत भी इसलिए क्योंकि मैहर से बीजेपी के ही विधायक और अपनी ही पार्टी के लोग अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट में भी जाकर इस तरह की बात करना, अगेंस्ट इसलिए बोल रही हूं कि समझाया गया है पर समझने को तैयार नहीं है। ये जो उनका राग चला आ रहा है उस पर वो कायम है। क्यों, क्या चाहते हैं? देखिए राखी जी, जो विंध्य प्रदेश की मांग है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन संगठन उनकी बातों से सहमत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी लोगों को जोड़ने में भरोसा रखती है, तोड़ने में नहीं। और विंध्य को लेकर के जो विकास की बात है, मुझे लगता है आज से 20 साल पहले अगर वे इस तरह की बात करते तो शायद उस तरफ कोई ध्यान देने की कोशिश करता। आज विंध्य हमारे क्षेत्र में, हमारे मध्य प्रदेश में अग्रणी क्षेत्र के रूप में स्थापित है। चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे सीमेंट का मामला हो, चाहे चूने का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे सौर ऊर्जा का मामला हो, हर क्षेत्र में निश्चित रूप से विंध्य ने बहुत प्रगति की है। और जिस विंध्य में लोग खेती करने से भागते थे, आज जिस विंध्य के हर खेत में, चाहे वह नहर का पानी हो, चाहे डैम का पानी हो, चाहे नदियों का पानी हो, लेकिन पानी से भरपूर वहाँ की जो खेती है उसको सिंचित करने की सरकार ने कोशिश की है। तो मुझे लगता है वहाँ की जनता को कोई तकलीफ नहीं है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, उनके कार्य क्षमता के कारण निश्चित रूप से विंध्य का विकास हुआ है, वो भरपूर विकास हुआ है और आने वाले समय में और होगा, इसको लेकर कोई संशय नहीं है। जहाँ तक संगठन का मामला है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने अध्यक्ष आदरणीय वी डी शर्मा जी ने बुला करके उनको बता दिया है, पार्टी की लाइन भी बता दी है, और संगठन अपने स्तर पर जो वार्ता कर सकता था वो उन्होंने साफ मैसेज कर दिया है। पार्टी और संगठन इस दोनों के तरह अगर कोई भी बात करता है तो उस पर पार्टी अगले उसमें विचार करेगी। क्या लगता है? बहुत सीधा और सटीक सा सवाल है चेतन जी, क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? कुछ और करना चाहते हैं इसके पीछे? क्योंकि आप भी कहते हैं वीडी शर्मा ने समझा दिया, पार्टी की लाइन समझा दी, बावजूद उसके वो अड़े हुए हैं अपनी बात पे। क्या माना जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर कोई भी हो, चाहे वो हो चाहे कोई भी हो, अगर कोई ये सोचे कि हम प्रेशर पॉलिटिक्स करके कुछ हासिल कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि वे भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं पाए, भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में ढल नहीं पाए। कोई भी हो,
मैं किसी के नाम पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जैसा आपने प्रश्न किया कि कोई अगर ऐसा समझता है तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए उनको इतना समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, जो तय करती है उस दशा में हम काम करते हैं। नेता भी स्पष्ट है, नीति भी स्पष्ट है, इसमें लेकर के कहीं कोई संशय नहीं है। इसलिए जो कुछ मिलेगा पार्टी फोरम पर, पार्टी के एक जो हमारा अपना अनुशासन है उसके दायरे में रह करके हम सब कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बात करना है। यहाँ ऐसा नहीं है कि नेताओं का प्लेटफॉर्म कोई और है और कार्यकर्ताओं को बात करने का कोई और है। अगर इस बिंदु से अगर कोई इस तरह का विचार करता है तो मुझे लगता है उसको मायूसी हाथ लगेगी। ठीक है, दीपचंद यादव जी, क्या लगता है ये जो बात इनकी सामने आ रही है, क्या वाकई में अभी वर्तमान स्थितियां परिस्थितियां हम देखें तो अलग से विंद बनाने की जरूरत है? देखिए, नारायण त्रिपाठी जी का सोच अपना हो सकता है, लेकिन सबसे पहले तो किसी स्टेट को अगर हम बनाते हैं या उसके लिए आपका कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट के पीछे उसमें क्या क्या आएगा, उसके बहुत से रिपरकशंस होते हैं, उसके बारे में आपने कभी सोचा? या आप सिर्फ अपनी राजनीतिक छटपटाहट के लिए या कुछ उसके लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? ये इन पे अलग अलग विचार करने की ज़रूरत है। जहाँ तक विंद का प्रश्न है, विंद में और विकास का प्रश्न है, विंद में मैं समझता हूँ कि सिंगरौली आज नहीं बना है। विंद में सतना में जो सीमेंट फैक्ट्री बनी है वो आज नहीं बनी है। रोड का जाल जो बिछा है वो आज नहीं बिछा है। अगर रीवा यहाँ से रेवांचल चला है तो वो आज नहीं चली है अभी। अगर लेकिन हाँ, वहाँ पे जो राम पथगमन का जो बात थी वो मैं समझता हूँ अभी कितनी पूरी हो पाई है ये तो मुझे पता नहीं है, ये जनता जानती होगी। या और डेवलपमेंट का यहाँ का नज़र से हो तो वो नारायण त्रिपाठी जी को अपनी पार्टी में और उनको पार्टी को जवाब देना चाहिए कि अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो अपनी पार्टी के अंदर बीजेपी का शासन है, 15 साल से शासन है, अभी 1-1.5 साल ज़रूर कमलनाथ जी कांग्रेस का शासन है, लेकिन इससे पहले जो भी हुआ उसमें अगर करते तो ज़्यादा अच्छा था। और अब अगर कहें विंध्य था तो विंध्य प्रदेश ने हमारे प्रदेश को नेतृत्व दिया है, चाहे वो अर्जुन सिंह जी के रूप में दिया हो, चाहे गोविंद नारायण सिंह जी के रूप में दिया है, और वहाँ से बड़े बड़े लीडर्स जो आए हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति को प्रभावित किया है और उनका पूरे प्रदेश के डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान रहा है। तो अब मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं पार्टी पॉलिटिक्स में इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन वहाँ से बड़े बड़े नेता वहाँ से आए हैं। अगर आज वहाँ पर और अभी भी मैं समझ भाजपा के ज़्यादातर लोग MP वहीं से ही हैं, अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की जाती है, उनकी पार्टी की जाती है। अगर वो डेवलपमेंट से दुखी हैं और अगर वो और किसी कारण से दुखी हैं तो वो बात अलग है। अगर उनको पद की लालसा हो, मंत्री पद का मामला हो या और कुछ हो, तो ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि उनका विंध्य का कंसेप्ट क्या है, विंध्य में क्या क्या जोड़ना चाहते हैं वो, विंध्य का रेवेन्यू का क्या होगा, विंध्य का फर्दर डेवलपमेंट का क्या होगा, विंध्य का अगर बात करते हैं तो उसमें अंदर पहले, क्योंकि इससे पहले बुंदेलखंड वगैरह सब उसी के अंदर आता था, उसके बारे में उनका क्या सोच है। तो ये बहुत से प्रश्न पैदा होते हैं। अगर प्रश्न पैदा होते हैं तो इसका जवाब तो बीजेपी दे या नारायण त्रिपाठी जी दे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो लाइन बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि जो आप मांग कर रहे हैं उसके पीछे आप चाहते क्या हैं, क्या डेवलपमेंट चाहते हैं, किस चीज का विकास नहीं हुआ, बहुत सारी बातें हैं। राजेश सिरोठिया जी के पास होंगे। राजेश सिरोठिया जी, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते बहुत सारी चीजों को हम समझ सकते हैं। वाकई में प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं या विकास नहीं हो रहा है? खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी के विधायक हैं, मानने को उसका जो भी ऑर्डर्स वहां से आते हैं, जो लाइन है, जो गाइडलाइन है, उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या चाहते हैं, इसके पीछे उनकी मंशा क्या दिखती? क्या वाकई एक अलग विंध्य की हमें जरूरत है? देखिए, वो मुद्दा तो आप अलग रख दीजिए, विंध्य का, पृथक विंध्य का, ना वो बनना है ना बनेगा, और ना वहाँ से कोई पब्लिक की वॉइस है। ये समस्या केवल नारायण त्रिपाठी की है। वो भूलता है भाजपा ही है, मूलतः भाजपा ही नहीं है, भूलतः भाजपा ही है। उन पहले वो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, लेकिन उनको कांग्रेस में राहुल जो भैया है, राहुल अजय सिंह, वो उनको पसंद नहीं करते, तो उनके चक्कर में उनको टिकट नहीं मिला, तो समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़ गए, विधायक बन गए। उसके बाद फिर उनका मन रीझा, कांग्रेस में लोगों ने कहा कि विनिंग आदमी है, तो एक बार कांग्रेस से MLA बन गए। फिर देखा कि अब उनकी हालत पतली हो रही है,
तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अब समस्या ये हुई है कि अभी पिछले 2018 का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस की तरफ से उनके खिलाफ जो प्रत्याशी लड़ा था श्रीकांत चतुर्वेदी, वो बहुत कद्दावर नेता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया कैंप से आते हैं और उनके जो भाजपा में शुमारी हुई है, तो नारायण त्रिपाठी को ये पता है कि उनका जो चरित्र है, उनका जो व्यवहार है, वो कमलनाथ की सरकार के दौरान जिस तरह से उन्होंने बार बार कमलनाथ और उसके बीच में डबल क्रॉस गेम करने का कोशिश की, तो बीजेपी की नज़रों में वो संदिग्ध अवस्था में आ चुके हैं। तो उनको ये पता है कि 2023 का चुनाव जो है वो भाजपा के से टिकट उनको मिलने वाला नहीं है। अब क्या करें, कांग्रेस में उनके सामने कमलनाथ जी उनको ले भी लें, लेकिन वहाँ अजय सिंह उनके लिए रोड़ा बने हुए हैं। तो ये एक पूरे बिंद की मांग उठाकर, पृथक बिंद का मुद्दा उठाकर ये वहाँ के जनमानस को एक अपने तरफ मोड़ना चाह रहे हैं, और ताकि वो किसी भी दल से, शायद हो सकता है समाजवादी पार्टी या बसपा से टिकट लड़ जाए, वो लड़के वो चौथी बार जीतने का उनका ये जतन है। इसमें बिंद से कोई लेना देना नहीं है। बिंद के आदमी बहुत खुश हैं, जैसा कि चेतन सिंह जी ने बताया कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट वहाँ शुरू हो गया है। आप जो सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बन गई है। वहाँ क्या नहीं है, पहले नहीं था वहाँ पर, बाकी में बहुत ख़राब स्थिति थी, पानी की स्थिति वो बहुत गंभीर हुआ करती थी। तो लेकिन अब भिंड में बहुत अच्छा है, और बल्कि भिंड जो है बुंदेलखंड से भी आगे निकल गया है। महाकौशल को भी कई जगह उन्होंने पछाड़ा है। तो ऐसे कोई आवश्यकता है नहीं, और ये छोटे छोटे राज्य जो बनते हैं मुसीबत की जड़ें ज़्यादा होती हैं। आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से, अब वो कहने को भले कितनी तरक्की की बात कर लें, लेकिन नक्सलाइट का नासूर जो है, माओइज्म का नासूर उनके लिए कितना बुरी तरह से चुभ रहा है। बिल्कुल सही है। क्या लगता है राजेश जी, ये बात तो बिल्कुल सही लग भी रही है, क्योंकि देखिए ना बनेगा ना जरूरत है। लोग यदि वहां के खुश हैं, डेवलपमेंट हुए हैं, दिखते हैं, सामने हैं, किसी से छुपता नहीं यदि कहीं का विकास हो रहा होता है तो। लेकिन ये जो इनका राग ये अलाप कर बैठे हैं, ये किस ओर लेकर जाएगा इन्हें? मैंने आपसे कहा ना, वो अपने 2023 के चुनाव के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो जमीन उनकी ना कांग्रेस की तरफ से होगी ना भाजपा की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से हो भी सकती है, लेकिन होगी तो फिर उनको समस्या आएगी अजय सिंह जी के साथ में। तो वो एक कोई तीसरी जमीन तलाशने की उसमें है। उनका सिर्फ मकसद है अपने विकास की सोचना, और उनका विकास जो है विधायक बने रहने में ही है। और वैसे भी वो काफ़ी अच्छे व्यवसायी हैं, कुशल व्यवसायी भी हैं, तो राजनीति भी अच्छी तरह से कर लेते हैं। उनके साथ में 50-60 लोगों की फौज भी है जो उनके साथ में पूरी समर्पित भाव से रहते हैं। तो कुल मिला के मकसद व्यक्तिगत है, बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय अस्मिता की बात। बिल्कुल। चेतन जी, एक बात बहुत स्पष्ट यहाँ पर राजेश जी ने कर दी है कि ये उनका व्यक्तिगत मैटर है और इसीलिए उनको समझा भी दिया गया है। लेकिन देखिए, अभी से 5 साल बाद की वो तैयारी कर रहे हैं, उस बीच बहुत सारी चीजें होंगी, मैयर से विधायक, लेकिन 5 साल बाद के लिए 23वें चुनाव। बिल्कुल। तो एक सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि इन सारी चीजों को यदि हम लेकर चलें, एक राजनीतिक अनुभव की बात लेके चलें, नाम की बात लेके चलें, पद प्रतिष्ठा की भी हम बात लेके चलें, देखिए सब किसी से छुपता नहीं है। सारी बातें आती हैं कि समझाइश दे दी है, पार्टी के विधायक हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पार्टी का पक्ष रखते आए हैं। अपने लोगों के खिलाफ इस तरह की बातें रखना और ऐसी चीजों को लेकर रखना कि विकास नहीं है, विकास नहीं है। तो आप बताइए कि यदि विकास ही नहीं हो रहा, तो आप तो खुद भी विधायक हैं, पार्टी के दिग्गज हैं, काम करते आ रहे हैं, जनता ने कई बार आपको चुना, मौके मिले हैं ना अलग अलग पार्टियों से लड़कर जीत कर आने के, तो जनता में आपकी पैठ तो है। फिर उसके बाद इस तरह की बयानबाजी करना और ना समझी दिखाना आगे के लिए मुश्किल नहीं? देखिए, उनके मन में क्या है, कौन सी खिचड़ी है, कौन से विचार हैं, क्या भय है, इसके बारे में मैं कैसे कह सकता हूँ। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि भारत का लोकतंत्र बहुत समझदार है। भारत की जनता इस लोकतंत्र के प्रति बहुत जागरूक है और उसको किसी भी कीमत पर, आप चाहो कि हम बरगला लें, खरीद लें, तोड़ लें, कोई भी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे व्यक्ति विशेष हो, कोई नहीं कर सकता। जब तक जनता का आशीर्वाद, स्नेह, सेवा के साथ जुड़ा है, तब तक आप उस डगाल पर हो। जिस दिन जनता की आंखों में सारी बातें समझ में आ गई, ऐसा तो है नहीं कि जनता समझती नहीं है। आज तो बहुत सोशल मीडिया का ज़माना है। जनता क्या, आज की जो युवा तरुणाई है, वो जो बड़े घर में है ना, उनसे 4 कदम आगे चल करके जानकारी रखती है। तो ये सारी चीज़ें एक झटके में ख़त्म हो जाएंगी। हम किसी की हसरतों को पूरा करने के लिए राजनीतिक दल में काम नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टी किसी की हसरतों को पूरा करने के लिए काम नहीं कर रही। हम मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम जन जन तक विकास के माध्यम से जन जन को
जो भी आवश्यकता हो, जो भी हम सहूलियत दे सकते हैं उसके विकास के लिए काम कर रहे हैं। बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कृषि संबंधित जो अर्थव्यवस्था है, जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि मेरा मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे, तो सबसे पहले अगर हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ग्रामीण क्षेत्र का किसान आत्मनिर्भर बनेगा, तब तो कोई प्रदेश या देश बनेगा। तो निश्चित रूप से जब हमारी अर्थव्यवस्था किसानों पर आधारित है, कृषि पर आधारित है, तो विंध्य को लेकर के आज कोई संशय नहीं है। हमको बहुत फक्र होता है कि जिस विंध्य में लोग खेती करने से भागते थे, आज उस विंध्य में लोग खेती करने के लिए जाते हैं। राखी जी, छोटा सा एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। शायद 15-16 साल, इतना मुझे याद नहीं, लगभग की बात है, जिस रीवा बेल्ट में एक सिरमौर जगह है, वहाँ पर एक हम लोग जमीन देखने गए थे। तब वो जमीन, राजेश जी आपसे भी कहूँगा निवेदन के साथ, वो जमीन की कीमत 2 लाख 2.5 लाख रुपए उस समय वहाँ एकड़ पे बताई थी। आज वहाँ की जमीन की कीमत 22 से 25 लाख रुपए एकड़ है। तो इतना बड़ा जगह उछाल है, तो निश्चित रूप से उस धरती माँ से सोना निकल रहा होगा तभी तो है। तो ये एक बदले हुए परिवेश की कहानी है, और जब जमीन की इतनी कीमत बढ़ी तो निश्चित रूप से वहाँ के किसान की भी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई हो। और इस बात को कहने में भी कोई संदेह नहीं है कि जितने उद्योग धंधे और जितने कृषि पे आधारित वहाँ पर छोटे छोटे कारखाने ग्राम उद्योग के रूप में काम कर रहे हैं, शायद मध्य प्रदेश में बाकी क्षेत्रों में भी उतने नहीं है। लेकिन ये एक किसी अपने या मेरी या किसी की भी हसरत हो सकती है कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, लेकिन सच्चाई है कि वहाँ के लोग मध्य प्रदेश के विकास से, उस क्षेत्र के विकास से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक अगर सफलता कहीं से मिली है तो विंध्य क्षेत्र से मिली है। ये हमारे कार्यप्रणाली पर जनता की मुहर है। हम जनता की मुहर और आशीर्वाद की ही तो कामना करते हैं, और इसीलिए हम सब लोग मिलकर के प्रण और प्राण के साथ प्रयास करते हैं कि जनता के हित में हमारी योजनाएं जाएं और जनता तक पहुंचे। मुझे लगता है उसको हम पहुंचाने में सफल रहे हैं। बिल्कुल। दीपचंद यादव जी, अब आगे देखिए, एक बात तो निकल कर आ गई कि ये विकास की बात नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे, व्यक्तिगत उनकी मांग है ये। और दूसरी सबसे बड़ी बात, राजेश जी ने भी यहाँ पर क्लियर कर ही दिया कि वो जो चाहते हैं वो उन सारी चीज़ों को सिर्फ अपने लिए ज़मीन तलाश रहे हैं, आगे की तैयारी उनकी हो जाए। लेकिन एक बात बताइए, क्या जनता इन चीज़ों को नहीं समझती? ठीक है, उनकी पकड़ होगी, उनका नाम होगा, उनका अनुभव होगा कि वो इतनी बार अलग अलग पार्टियों से जीत कर आए हैं, मौका मिला है, लेकिन इस तरह की जो अब वो बयानबाजी कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो टस से मस होने को तैयार नहीं है, जिस पार्टी के विधायक हैं उनकी गाइडलाइन का पालन नहीं करना चाहते हैं, आगे मौका कोई कैसे दे देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, कोई भी राजनीतिक दल हो। देखिए, प्रजातंत्र में जनता तो सर्वोपरि होती है, और जब राजनीति में किसी राजनीतिक दल से विधायक होते हैं या सांसद होते हैं या मंत्री होते हैं या पार्षद होते हैं, तो उनकी प्रतिबद्धता उन राजनीतिक दल के जो कार्यक्रम होते हैं उनके प्रति होती है। और अगर वो अपने राजनीतिक दल के प्रति प्रतिबद्धता नहीं रखते, उसके अंदर अगर उसकी बातों को सड़क पे लाते हैं या उसके अंदर संघर्ष करने के लिए तैयार होते हैं, तो उनको अपनी पार्टी में इस बात को करना चाहिए। और उनकी पार्टी अगर नहीं सुनती है, तो अपनी बात नहीं सुनते हैं, तो फिर उसमें यही अच्छा तरीका है जैसा वो पहले कर चुके हैं, उनको उस राजनीतिक दल छोड़ करके जहाँ उनको अच्छा लगता है वहाँ जाना चाहिए। ये तो नारायण त्रिपाठी जी का अपना निजी मामला हो गया। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह से वो बगावती अपने तेवर दिखा रहे हैं, तो वो चुपचाप क्यों हैं? वो अभी ये भी नहीं, अब तो उनका पार्टी की सरकार भी है, और उनको ये भी नहीं कि एक आध विधायक अगर कहीं चला जाएगा तो उनको कहीं क्षति हो जाएगी। तो इसलिए उनको उसके बारे में निर्णय लेना, अनुशासन में रखना, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। उसके मामले में मैं कोई कहना नहीं चाहता कुछ भी। लेकिन हाँ, जहाँ तक विंध्य प्रदेश के विकास का सवाल है, मैंने अभी भी कहा, पहले भी कहा था, वहाँ विंध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश को, जब संयुक्त मध्य प्रदेश था, जब भी नेतृत्व दिया है, उससे पहले भी जब विंध्य मध्य प्रदेश नहीं बना था, उस वक्त भी वहाँ पर सशक्त नेतृत्व था। और वहाँ से नेतृत्व देने के लिए वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे थिंकर्स रहे हैं लोग बाग, और नेतृत्व रहे हैं, और 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री वहाँ से दिए हैं। तो उसमें हम और उन्होंने, सब लोगों ने, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता, सभी लोगों ने अब विकास किया। अभी जैसे सिंगरौली की बात आई, अभी रेलवे लाइन की बात आई,
एजुकेशन की बात आई, और सतना के सीमेंट फैक्ट्रीज की बात आई, और दूसरे सोलर प्रोजेक्ट वगैरह की बात आई। इसमें वहाँ की जनता का, सभी जनप्रतिनिधियों का उसके अंदर योगदान है। मैहर वहाँ पे सबसे बड़ा, आप डेवलपमेंट अगर पहले जाइए, मैहर जाते थे, माता के दर्शन करने के लिए जाते थे, वहाँ बड़ा दिक्कत होती थी लोगों की। लेकिन आज जो आप जाएंगे, ये तो 15 साल पहले ही वहाँ रोपवे वगैरह शुरू हो गई थी। बिल्कुल। तो ये डेवलपमेंट तो वहाँ हुआ है, हो रहा है, और निरंतर ये विकास तो निरंतर प्रक्रिया है, वो निरंतर चलती रहेगी डेमोक्रेसी के। बिल्कुल। राजेश रोटिया जी, एक बात दीपचंद यादव जी ने यहाँ पर बोली है कि उन्हें जो करना है वो कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है? देखिए, एक बात ये इसलिए भी होता है कि उनको समझा दिया गया, बता दिया गया, फिर भी वो वही राग अलाप रहे हैं। अब वो कहते हैं हम पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे, उन्होंने पत्र लिखा भी। ये सारी बातें दर्शाती हैं कि उनको मानना नहीं है, सिर्फ अपने मन का करना है। तो जब मन का ही करेंगे तो आगे कोई और उनको मौका देगा? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आज अगर नारायण त्रिपाठी को इतनी ज़्यादा वो हो रहा है, तो और उनको लगता है कि विंध्य का विकास और मुझसे अलग होकर ही हो सकता है, वो इस्तीफा दे दे, चुनाव लड़ लें, उसके बाद जिस भी पार्टी से लड़ना हो। सब बातें चुनाव की है, मैं आपको बता रहा हूँ, सब 2023 की तैयारी है, इसके पीछे और कोई वो नहीं है गणित। और उनको पता है कि बीजेपी टिकट नहीं मिलेगी, बीजेपी का टिकट श्रीकांत चतुर्वेदी को मिलेगा। तो ये जो है कुल मिलाकर कहानी यहाँ निपटी, क्योंकि श्रीकांत चतुर्वेदी बहुत कम वोटों से हारे थे इनसे। तो और इनकी जो निष्ठा संदिग्ध होगी, बीजेपी जिसकी निष्ठा संदिग्ध होती है उसको कभी तवज्जो नहीं देती। ये मैंने अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। क्या लगता है, अभी से यदि उनको ये चीजें समझ में तो निश्चित तौर पर आती होंगी? आपकी बात में बहुत पॉइंट था, इसलिए बार बार पूछ रही हूँ। लोग जानना चाहते होंगे कि जब पता ही है कि आने वाले समय में इनके लिए दिक्कत श्रीकांत चतुर्वेदी खड़ी करेंगे, तो फिर भी ये ऐसी ही बातें क्यों कर रहे हैं? पार्टी से भी आप नाराजगी बनाकर चल रहे हो, सुन नहीं रहे हो, कैसे आपको कोई मौका देगा? बीजेपी उनको अगर निष्कासित कर देती है पार्टी से, तो असंबद्ध सदस्य के रूप में विधानसभा में बने रहेंगे, ठीक है। तो लेकिन वो अपना समय काटना चाह रहे हैं। बीजेपी भी सोच रही है कि भाई क्यों अपन एक सीट का भी पंगा करें। अगर वो इस्तीफा देते तो बहुत ही अच्छी बात है, चल उपचुनाव लड़ लेगी बीजेपी, लेकिन अनावश्यक रूप से वो नहीं करना चाहती। लेकिन उनको पता है कि इनकी निष्ठा संदिग्ध है, असंदिग्ध नहीं है। तो अब खेल ऐसे ही चलता रहेगा। बीजेपी को जिस प्रत्याशी पे जोर लगाना वो अपना काम करती रहेगी, और ये अपनी तैयारी में कहीं और ढंग से अपनी समस्या करेंगे। अच्छा, आने वाले समय में मान लीजिए जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही होगा, किसी और राजनीतिक दल में ये जाते हैं और कोशिश करते हैं, तो आपको लगता है ये वहां पर अपना झंडा गाड़ पाएंगे इन स्थितियों के बाद? नहीं, उनको लगता है कि अगर पृथक बिंद की मांग को अगर जन समर्थन मिल जाता है तो वो खुद क्या, वो तो 2-4 अपने और समर्थकों को जिता लेंगे। वो इसी प्रयास में चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करना चाहिए। राजनीति में सबको अपने वजूद के लिए कोशिश करना चाहिए, तो वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका वजूद अब भाजपा में बचा नहीं है, कांग्रेस में उनका वजूद संदिग्ध है। और अब सपा और बसपा जैसी पार्टियां हैं, या वो खुद अपना कोई एक क्षेत्रीय दल बनाए, पृथक बिंद दल टाइप का कोई जो भी करे, लेकिन वो कुल मिला के अब उनका भविष्य भाजपा में नहीं है और कांग्रेस में भी संदिग्ध ही है। तो अब वो अपना भविष्य तलाश रहे हैं और अपनी संभावनाएं तराश रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। चेतन जी, क्या लगता है, एक स्टैंड लेने की बात हो रही थी, जितना मैं समझ पाई हूँ कि पार्टी कर सकती है, स्टैंड ले सकती है, निश्चित तौर पर वो कोई भी हो, यदि पार्टी की गाइडलाइन से अलग हटके काम करेगा, स्टैंड पार्टी ले सकती है, मजबूत है, फैसला ले सकती है, बोल सकती है, और आगे उन्हें जो करना है वो तो करेंगे। फिलहाल चुप रहने की कोई और वजह नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हो, नेता हो, किसी भी स्तर पर अगर कोई गलती करता है तो निश्चित रूप से उसको बुला करके समझाइश दी जाती है, और सबको सुधरने का अवसर देना भी चाहिए। कोई इसमें हम नया काम नहीं कर रहे हैं, हम पार्टी परिवार में से, हम नहीं चाहते कि हाँ हमारी पार्टी परिवार से कोई भी कार्यकर्ता या नेता कम हो। पार्टी में अनुशासन है, उस अनुशासन के पाठ को भी पढ़ाया जाता है, बता दिया जाता है, पार्टी की गाइडलाइन भी बता दी जाती है और बताई भी गई होगी। अगर माननीय अध्यक्ष जी से मिले हैं तो माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक आप भी समझ रहे कि अनुशासन को लेकर के बहुत सख्त हैं, और निश्चित रूप से वो कोई कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो उन्होंने पार्टी की गाइडलाइन, पार्टी की भावनाएं और अपने विचार सब बातों से उनको अवगत करा दिया है। पार्टी के अनुशासन को अगर तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी उस पर अपना कदम लेगी। एक अनुशासन समिति सारी बातों का ध्यान करती है और निर्णय करती है, लेकिन पार्टी में रहते हुए
कोई भी हो, उसको पार्टी की गाइडलाइन को नहीं तोड़ना चाहिए, पार्टी की परंपराओं को, विचारों को, संविधान को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टी के मूल चीज को ही अगर हम तोड़ते हैं तो पार्टी की आत्मा हमारे शरीर से इसका मतलब निकल चुकी है। अगर कोई भी आदमी हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, अगर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में उसके विचारों का मिलन नहीं है, वो उसके विचारों से सहमत नहीं, उसकी विचारधारा से सहमत नहीं है, तो स्वतः इस बात को उसको स्वयं ही निर्णय करना चाहिए कि उसको अब करना क्या है। लेकिन पार्टी स्तर पर जब ये बातें आएंगी राखी जी, तो निश्चित रूप से पार्टी वही करेगी जो पार्टी में संवैधानिक रूप से तय है। तो बिल्कुल, क्योंकि समय की सीमा है, निश्चित तौर पर इस पर क्या होगा ये तो आने वाले समय में देखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पहले एक नाम चला करता था श्रीनिवास तिवारी जी का, उसके बाद नारायण त्रिपाठी आए हैं। विंध्य की पहले और अभी की वर्तमान स्थितियों को देखें तो देखिए डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, इस चर्चा से भी निकलकर चीजें सामने आई हैं और वाकई में व्यक्तिगत मांग उनकी ये हो सकती है। लोगों ने तो ऐसा कोई आंदोलन और विरोध किया नहीं जो सामने निकलकर आया हो। क्या चाहते हैं? यदि वाकई में जमीन तलाश रहे हैं आगे के लिए तो क्या होगा? आप जिस पार्टी के विधायक हैं उनको आप सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, समझाने के बावजूद अब आप पीएम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, पत्र लिखने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस में आपका जो वजूद था वहां आपकी बनी नहीं है। अब जो अन्य दल हैं तो क्या ऐसे ही राजनीतिक दल बदलते रहेंगे और राजनीति करते रहेंगे? लेकिन एक बात तो समझ में आ गई, ये उनकी व्यक्तिगत डिमांड और मांग है जिस पर बहुत ज्यादा असर होना नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है। नहीं होता तो वो चीजें, वो बातें सामने आती, लोगों की आवाज भी सामने आती। क्या होगा, कहां इनकी राजनीति जाएगी? और वाकई में इस विंध्य प्रदेश और स्टेट की जो लेकर एक मांग उठी है, ये कितना जोर और आगे पकड़ेगी या फिर कुछ भी नहीं होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।